उसके बाद जो है एक संज्ञा आती है रक्त संज्ञा। ठीक है, तो रक्त संज्ञा किसकी होती है? चलो सुजाता पढ़ो इसको। अगला जो छठा है ये सूत्र विशेष, पांचवा भी पढ़ेंगे अभी। हाँ, रक्त संज्ञा। रक्त संज्ञा अनुनासिक है। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण भी आपने सुना होगा पाणिनि अष्टाध्याय में। ठीक है, अनुनासिक वर्ण, ठीक है, जो नासिका के मुख्य के द्वारा जो है उच्चारण होता है। तो इसमें रिक्त प्रातिशाखी में भी जो है रक्त संज्ञा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रक्त संज्ञा, संध्यक्षर संज्ञा, समाक्षर संज्ञा, सोष्म वर्ण संज्ञा, ठीक है, ये अघोष वर्ण संज्ञा, ठीक है, उसी प्रकार से रक्त संज्ञा भी है। तो प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, क से लेके जो प वर्ग तक होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, ठीक है, पंचम वर्ण क्या कहलाता है आपका? रक्त संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो या फिर प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो वर्ण होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, समझ में आ गया? यानी रक्त वर्णों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, चलो समझ में आया? जी सर। बहुत सिंपल है। यानी अभी हमने रक्त संज्ञा पढ़ा। रक्त संज्ञा क्या है? प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो रक्त संज्ञा कहलाता है, और इनकी संख्या कुल 5 है। चलो संहिता अगला सूत्र पढ़ो। संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः। व्यंजन वर्णों का मेल सन्निपाता संयोग कहलाता है। इसमें ये कह रहा है कि संयोग किसे कहते हैं। ठीक है, संयोग संज्ञा या फिर संयोग क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि इस व्यंजन सन्निपात है, यानी दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों का जो है संयोग जो है वो क्या कहलाएगा? सन्निपात जो है क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ये दे दिया जाए और वो डैश डैश हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में विभाग होगा, संयोग होगा, ठीक है, उसी प्रकार से जो है विभाग होगा, विभाग होगा, इस तरह का ऑप्शन में दिया जा सकता है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण आपस में जो मिले हुए होते हैं, दो से अधिक व्यंजन वर्ण, वो क्या कहलाते हैं? संयोग कहलाते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी भैया। ठीक है, बहुत सिंपल से सूत्र है, यानी जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण आपस में मिले हो तो संयोग कहलाता है। ठीक है, इससे पहले हमने जो है रक्त संज्ञा देखा, इससे पहले हमने सौष्म वर्ण, ठीक है, उसके बाद जो है हमने जो अगला जो है यम वर्ण। यम वर्ण का नाम सुना है आप लोगों ने कहीं? बताओ, यम वर्ण क्या होता है या यम संज्ञा क्या होती है? कहीं सुना है किसी भी शिक्षा ग्रंथ के संदर्भ में? वेद वाले बच्चे हैं? आज बहुत बहुत कम संख्या है। चलो, सर आसन में आता है ना यम नियम करके। यम नियम नहीं, यम नियम वहां पे दर्शन में अलग है। ठीक है, कल बताया था ना कि एक ही शब्द विशेष जो है क्या होता है कि अलग अलग उनके हाँ, ग्रंथों के अनुसार। ग्रंथ विशेष में अलग हो जाएंगे। अब यम जो है आप दर्शन में पढ़ोगे तो अलग हो जाता है, जो भी हम लोगों ने वेदांत में पढ़ा भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कामने तो विशेष पढ़ो इसे। स्पर्शा यम यमानु यम अनुनासिका स्वान परेशु। हाँ, तो देखो इसमें क्या है। यम वर्ण मुख्य रूप से इसके जो है 4 भेद। ठीक है, चारों भेदों में आपको क्या अंतर दिख रहा है? बताओ। या क्या समानता दिख रही? अघोष अल्पप्राण में है आपका प्रथम वर्ण, अघोष महाप्राण में द्वितीय वर्ण, सघोष अल्पप्राण में तृतीय वर्ण और सघोष महाप्राण में चतुर्थ वर्ण। हाँ देखो, इसमें प्रथम वर्ण, इसमें सभी वर्गों का द्वितीय वर्ण, इसमें सभी वर्णों का तृतीय वर्ण, और इसमें सभी वर्णों का चतुर्थ वर्ण। ठीक है, और सभी वर्गों का पंचम वर्ण क्या कहलाता है?
अनुनासिक। अनुनासिक। ठीक है, यानी इसमें ये कह रहे हैं कि अनुनासिक वर्ण को छोड़कर, ठीक है, देखो कि स्पर्शः यम अनुनासिकः स्वान परेषु, ठीक है, अनुनासिक वर्ण स्पर्श वर्णों में अनुनासिक वर्णों को छोड़कर शेष जो भी बच रहा है वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? यम वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनुनासिक वर्णों की संज्ञा हमने पहले ही पढ़ लिया था कि उनकी क्या होती है? रक्त संख्या। ठीक है, शेष जो बच गया वो सभी क्या आ जाएंगे? यम वर्ण के अंतर्गत या यम संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और इसे भी जो है इनका भी 4 क्राइटेरिया है, इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अघोष, अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण और सघोष महाप्राण। ठीक है बच्चा, तो जैसे ये क्रम है वैसे ही याद रखोगे तो आप इजिली इसमें वर्णों को अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, जो जिस हिसाब से सीरीज में बटा हुआ है, ठीक है, जैसे ये प्रथम फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ड। अघोष महाप्राण क्या सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है, तो सभी वर्गों का जो है दूसरा वर्ड। ये तीसरा है सघोष अल्पप्राण, सभी वर्गों का तीसरा वर्ड। अघोष महाप्राण चौथे पोजीशन पे है, तो सभी वर्गों का जो है चौथा वर्ड। ठीक है बच्चा, तो इसे याद कर लीजिए। तो आप बताओ कि यम वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 20। क्या 17 किसकी है? 17 किसकी है? 7 + 10 अघोष अघोष की। अघोष की। बहुत बढ़िया। ये 7 कौन सा है और ये 10 कौन सा है? 7 ऊष्म वर्ण जो है उसमें से हा को छोड़कर बाकी हाँ, सारे बहुत अघोष सुंदर। वर्ण। हाँ, और 10 वाला? और 10 में जो मतलब प्रत्येक वर्ग में से प्रथम प्रत्येक दो ले ली गई है वो वर्ग प्रथम अघोष। बहुत ठीक है, चलो ये यम वर्ण याद हो गया, इसको याद करो जल्दी से। और सूत्र में देखो, हाँ, जल्दी से इसको यम वर्ण याद करो। लो, जल्दी से सूत्र के साथ याद करो। और भेद इसके कौन सा है, कौन कौन से है, एग्जाम्पल के साथ। हाँ बच्चा, याद हो गया निहारिका? जी भैया। चलो सुनाओ यम वर्ण का डेफिनेशन। स्पर्शः यम अनुनासिकः हाँ, सोपानपरेषु। सोपान नहीं है, स्वान परेशु। देखो, स्वानपरेषु। हाँ, बहुत बढ़िया। भेद बताओ कौन कौन सा है? अघोष प्राण, अघोष अल्पप्राण, हाँ, आगे? अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण और सघोष सघोषम महाप्राण। महाप्राण। हाँ, सघोष महाप्राण, बहुत बढ़िया। और जो जिस पोजीशन से उसी हिसाब से आप प्रत्येक वर्ग का वो वर्ण चूज कर दे। ठीक है, क्लियर है सबको बच्चा लोग? कोई समस्या यम वर्ण में? चल, अगला जो है, जैसे आप आगे चलोगे तो एक सूत्र आता है प्रगृह्य संज्ञा। कि इसका नाम आपने कहीं सुना है संधि के संदर्भ में या कहीं भी? हाँ चलो बताओ, इसका नाम सुना है प्रगृह्य संज्ञा या प्रगृह्य संधि? संधि के संदर्भ में कभी पढ़ा है? जब आप संधि पढ़ोगे ना तो वहां पे भी प्रगृह्य संज्ञा आएगी, प्रगृह्य संधि आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो कि ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इससे संबंधित एक सूत्र यहाँ पे प्रयोग किया गया है। हाँ, कामनी पढ़ो सूत्र को। ओम ओकार आमंत्रित जह
प्रग्रहयः। चलो ये बताओ कि व्याकरण के अनुसार आमंत्रित किसको कहते हैं? व्याकरण में आमंत्रित शब्द का क्या अर्थ होता है? या फिर आपने हिंदी में भी प्रयोग किया हुआ आमंत्रित, निमंत्रित, ऐसे आपने सुना होगा। बुलाने, इनविटेशन। किसी को बुलाने के लिए। हाँ, बुलाने अर्थ में। तो जब आप बुलाओगे तो चिल्ला के तो नहीं बुलाओगे, उसको संबोधित करते हुए सम्मान के साथ बुलाओगे। किसी को आप इनविटेशन देते हो शादी ब्याह में, बर्थडे वगैरह में, तो क्या करते हो? आमंत्रित करते हो, यानी संबोधित करना। तो देखो, तो ये बताओ कि ऐसा कौन सा शब्द रूप वगैरह आपने जब देखा होगा, उसमें कोई विभक्ति ऐसा है उसमें संबोधित किया जाता है? हाँ, लास्ट वाली होती है संबोधन वाली। लास्ट वाली होती है हे यारे, जिसका संबोधन। जी हाँ। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा होगा कई बार शब्द विशेष में जब प्रथम व्यक्ति का जो वचन है, प्रथम व्यक्ति में तीनों जो रूप बनते हैं वही रूप क्या होता है? संबोधन में भी बनता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार कि प्रगृह्य संज्ञा उन्हीं शब्दों की होगी जो क्या हो? आमंत्रित, जो आमंत्रित हो, यानी संबोधित हो, यानी संबोधन का होना चाहिए। और कंडीशन क्या है? ओकार, यानी ओकार की मात्रा उसमें लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर हर बार जो है विसर्गी हो या फिर एक ही मात्रा हो, जैसे हे राम है, इस तरह से ऐसा ना हो। यानी आमंत्रित पद हो, यानी संबोधित पद हो, लेकिन उसमें क्या हो? ओकार की मात्रा हो। उन्हीं की क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। ये जो है ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार है। ठीक, जैसे वायु इति, इंदो इति, विष्णु इति। ठीक है, तो इन पदों की क्या होती है? ये सभी क्या है? पद प्रगृह्य संज्ञा है। ठीक है, कंडीशन क्या है? कि ये जो है आमंत्रित पद होना चाहिए, संबोधित पद होना चाहिए, और दूसरा ओ की मात्रा होना चाहिए, तभी जो है प्रगृह्य संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं होगी। समझ में आया? कंडीशन क्या है? कि ओ की मात्रा ओ की मात्रा संयुक्त ऐसा संबोधित या आमंत्रित पद, ठीक है, जो जिसके लास्ट में ओ की मात्रा आ रहा हो, तो ऋक् प्रातिशाख्य कहता है कि ऐसे सभी पद क्या कहलाते हैं? प्रगृह्य संज्ञा कहलाती। ठीक है बच्चा लोग? जी भैया। हाँ, अब इसके लिए पाणिनि जी ने, ठीक है, एक और सूत्र उन्होंने प्रयोग किया है प्रगृह्य के लिए। ये सूत्र कभी कहीं देखा है आपने? ये सूत्र कहीं पढ़ा है आपने? लघु सिद्धांत में। लघु सिद्धांत पे जब आप लोग मास्टर्स में रहे होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर पढ़ा होगा आपने। ठीक है, क्या भाव होता है इसका? चलो इसको पढ़ो। हाँ, इसमें ये कहते हैं कि जो जो ई और उ और ए की द्विवचन में प्रगृह्य संज्ञा होती है। हाँ, देखो, इकार, उकार और एकार। ठीक है, ऐसा कोई पद जिसके लास्ट में इकार हो, उकार हो, एकार हो, यानी इकारांत शब्दरूप, उकारांत शब्दरूप, एकारांत शब्दरूप, और वो शब्दरूप यदि कोई पद, शब्दरूप का कोई पद जो है द्विवचन में हो, ठीक है, तब उसकी क्या हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा हो जाती। ठीक है, तो वहां पे जो है पाणिनि जी जो है इस तरह का जो है सूत्र विशेष प्रयोग करते हैं। हम लोग संदेह में पढ़ेंगे फिर, यहाँ बस थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा। ये भी सूत्र कई बार पूछा गया, ये फिल इन द ब्लैंक पूरा दे दिया गया, फिल इन द ब्लैंक इस तरह से पूछ लिया गया। ठीक है बच्चा, तो बेसिकली जो है यहाँ पर एक प्रातिशाख्य के अनुसार भी याद रखिएगा, और पाणिनि अष्टाध्यायी में प्रगृह्य संबंधी क्या सूत्र दिया गया वो। ठीक है बच्चा, ले रहे हैं यहाँ तक? आगे चले, चलो। जी सर। प्रगृह्य संज्ञा जो है ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार क्या है? सूत्र सुनाओ डिम्पल। हाँ, प्रगृह्य, हाँ, जिसमें संबोधन अर्थ और ओ की मात्रा वाले पद की होती है प्रगृह्य संज्ञा। हुआ संस्कृत में। भैया इसमें आमंत्रित यानी संबोधन अर्थ हो और इसकी ओ की मात्रा लास्ट में हो। हिंदी बात में होता है, अच्छी बात है, लेकिन संस्कृत पद क्या है?
ये ओमकार आमंत्रित आमंत्रित जहा हाँ प्रगृह। ठीक है, इन दो वर्ड का ही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हिंदी आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल, और साथ ही साथ संस्कृत वर्ड भी जो है उसमें जो लिखा गया है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया डिम्पल। अब प्रगृह्य संज्ञा से संबंधित एक और सूत्र है जो ऋक् प्रातिशाख्य में वर्णन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, पदम च अन्यः। ठीक है, ये छोटा सा है, ये भी जो है ऋक् प्रातिशाख्य में वर्णन है, और ये भी जो है इसके द्वारा भी जो क्या होता है प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो प्रगृह्य संज्ञा के दो सूत्र हैं, एक तो हमने पहले पढ़ा, ठीक, फिर हमने अष्टाध्यायी में भी देखा तो उसके लिए क्या सूत्र है। इसके अतिरिक्त ऋक् प्रातिशाख्य में एक और है। ठीक है, ये कह रहे हैं पदम च अन्यः, यानी अन्य का मतलब यहाँ पे ओकार पद, यानी किसी पद में सिर्फ और सिर्फ ओकार पद हो। ठीक है, यानी एक तो हमने देखा कि संबोधित ऐसा पद जो ओ की मात्रा से युक्त हो, तो वो तो प्रगृह्य संज्ञा होती ही है। साथ ही साथ जो स्वतंत्र रूप से ओ की मात्रा किसी मंत्र विशेष में प्रयोग किया गया है, तो वो भी क्या हो जाती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, बहुत सारे मंत्र विशेष में आपने देखा होगा ओ की मात्रा प्रयोग किया हुआ है, कहीं देखा है आप लोगों ने? अब चलो, इस मंत्र में सिर्फ और सिर्फ ओ की मात्रा भी प्रयोग किया गया एज ए पद के रूप में। ठीक है, एज ए पद के रूप में जो है यदि ओ की मात्रा है तो वो भी ओ जो है या ओकार जो है ऐसा पद भी क्या हो जाता है, प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। हाँ, क्लियर है बच्चा लोग ये सूत्र? और जी भैया। यहाँ पे पदम च अन्यः, इसमें अन्यः पद का मतलब है ब्रैकेट में ओकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पद दे दिया जाए, ये सूत्र दे दिया जाए, अब पूछा जाए ये किसकी संज्ञा है, इससे क्या किस संज्ञा को सिद्ध किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन लगाओगे, बताओ चलो। पदम च अन्यः, ये सूत्र क्या कहता है, किसके विषय में कहता है, क्या ऑप्शन लगाओगे? प्रगम्य संज्ञा भैया। प्रगृह्य प्रगम्य संज्ञा। संज्ञा, बहुत ठीक है। और इसका भाव क्या है कि यदि किसी पद में स्वतंत्र रूप से ओ की मात्रा हो, ओ पद हो, तो वो भी क्या हो जाता है, प्रगृह्य संज्ञा हो जाता है। ठीक है, चले आगे। तो अभी हमने कितने सूत्र पढ़े प्रगृह्य संज्ञा से संबंधित? 2 पढ़े हैं भैया। वो पढ़े, 3 पढ़े। कौन कौन सा? 3 पढ़े हैं। 3 पढ़े, सुना दो, सुना प्रियंका। इसमें हो गया। अच्छा, पहला तो है ओकार आमंत्रित आमंत्रित हम तेजह प्रज्ञा। ये गुप्ता की साक्ष्य के अनुसार है, एक है अष्टाध्यायी के अनुसार द्विवचन प्रगृह्य, और तीसरा है पद च अन्यम। ठीक, च अन्यम। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा, उसके अतिरिक्त भी जो है क्या है, एक और सूत्र है जिसके अंतर्गत बताया गया कि ये जो है इसके द्वारा भी जो है प्रगृह्य संज्ञा होती है। जो तीसरा सूत्र आप यहाँ पे देख रहे हो ना, देखो यहाँ, आप रहेंगे पढ़ना सूत्र को। अपूर्व अपूर्व पदांत 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 च। प्रस्ताव, हाँ, तो देखो ये क्या कह रहा है, नीचे वाला लाइन में पढ़ लो। समास के पूर्व पद के अंत में न आने वाले अपार भी प्रगृह्य होते हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है, ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है? हम्म, चलो देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें समास विग्रह यदि आप लोग को आता है तो कर सकते हो। तो देखिए इसमें हाँ देखो, एक बार सूत्र देखो, पता मिस्टेक तो नहीं है, पूर्व पता। चलो ये देखो,
ये कह रहे हैं कि समास किसी भी पद का यदि समास विग्रह करे, समास के लिए कितने पद की आवश्यकता है? बताओ, समास को सिद्ध करने के लिए कितने पद की आवश्यकता है? भैया 2 पद होते हैं उसमें। 2 पद होते हैं ना। ये वाला थोड़ा सा व्याख्या में मिस्टेक आ गया है, न शब्द नहीं आएगा। क्या होगा? ये जो पद है हटा दीजिएगा, ठीक है। समास के पूर्व पद के अंत में आने वाला जो ओकार पद है, उसकी भी क्या हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे शब्द है याश्चा, ठीक है। अब इसको जो है, अगर आप समास विग्रह करोगे, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाता है? गोपति का मतलब क्या समझते हैं? हम्म गोस्वामी जिस मतलब हम्म। तो देखो, ये इसको गो का भी पति ऐसे करके गो का स्वामी ऐसे होगा। देखो, इसमें ये कह रहे हैं कि किसी भी पद में जो है समाज के 2 या 2 से अधिक पद चाहिए विग्रह करने के लिए, ठीक है। तो उसमें यदि पूर्व वाले पद में ओ की मात्रा आ रही है, ठीक है, तो वो जो प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है। जैसे यहाँ पे जैसे गोपति है, ठीक है, तो पूर्व 2 पद है, इसमें एक गो है, एक पति है, ठीक है। तो ये गो में जो ओ है, ये जो प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इससे। फूट में लगता है इसको, रहने दो, बाद में इसको देखते हैं, ठीक है, तो याद दिलाना। हम्म चलो अगला सूत्र यहाँ पर देख लो। हाँ, सुजाता पढ़ना है इसको। जी सर। पश्चादयश्च द्विवचनो अन्तभाजश्रयो दीर्घाः। हम्म तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये सारे वर्ण आपने कहीं किसी न किसी संदर्भ में पढ़ा है। सर समान अक्षर और संधि अक्षर का सारा वर्ण आ गया इसमें। हाँ, तो समानाक्षर कितने हैं और संध्याक्षर कितने हैं? समानाक्षर 8 है, समानाक्षर संध्या समान अक्षर 8 संधि है, अक्षर संधि अक्षर 4। 4 है। हाँ, तो इसमें, ठीक है, इस सूत्र के द्वारा भी जो प्रगृह्य संज्ञा होती है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि इनमें जो छठा वर्ण है, छठा वर्ण कौन सा है? ठीक है सर। कौन सा? ई। उसमें भी ई। कौन सा लेना है? दीर्घ, ठीक है। यानी इसमें ये जो छठे स्वर वर्ण से प्रारंभ होने वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, द्विवचनांत भाज त्रयो दीर्घ, ठीक है। इसमें जो है छठे वर्ण से आरंभ होने वाले जो शुरुआत के जो 3 दीर्घ स्वर वर्ण होंगे, ठीक है, ह्रस्व दीर्घ ई, दीर्घ उ, ठीक है, और ये मैं क्रम भंग हो गया था, यहाँ पे ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक, वो, और ये तीसरा, ठीक है। तो ये बताओ कि किसी भी वर्ण में, ठीक है, या किसी ये सूत्र कह रहा है कि सूत्र दे दिया गया है, इसमें कह रहा है कि इसका जो छठा वर्ण है, छठे वर्ण से के बाद जो भी दीर्घ वाला वर्ण आ रहा है, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है? उन पदों के यदि द्विवचन बने हुए हैं, तो द्विवचन वाले पद, ऐसे पद क्या कहलाते हैं? प्रगृह्य संज्ञा कहलाती है। इससे संबंधित सूत्र आपने कहाँ पढ़ा है? हम्म बताओ। दीर्घ ई,
उ और ए, यदि छठे वर्ण के बाद जो भी वर्ण दीर्घ आएगा उनको जो है आप इनसे बना हुआ जो भी पद होगा उसका यदि द्विवचन शब्द रूप है, ठीक है, तो द्विवचनांत जो भी पद होगा तो वो जिसके अंत में आ रहा है तो उस द्विवचनांत पद भी क्या हो जाती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। अब हम लोग देखेंगे इसको भी। तो ऐसा कौन सा वर्ण ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कोई सा भी पद इकारांत हो, ठीक है, उकारांत हो या एकारांत हो और यदि वो द्विवचन में प्रयोग किया गया है तो उसकी भी जो है प्रगृह्य संज्ञा होती है। किस सूत्र में हमें हमने पढ़ा था, बताओ। इसमें भैया ईदु दे द्विवचन प्रज्ञम। ये किसके अनुसार है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। लघु सिद्धांत कौमुदी मतलब पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार। मेन जो ग्रंथ है तो पाणिनि जी ने कितना शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके द्वारा जो है प्रगृह्य संज्ञा जो है रिक्त साक्ष्य में शौनकाचार्य कहते हैं कि छठा जो वर्ण होगा, ठीक है, छठा वर्ण के आद्य छठे वर्ण से प्रारंभ करके अंत भाज त्रयो तीन जो वर्ण लेंगे वो तीन वर्ण कैसा होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, ठीक है। तो छठा वर्ण यहाँ से आरंभ हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आरंभ हो रहा है। ऐसे इनमें से जो शुरुआत के तीन वर्ण लेंगे जो क्या होने चाहिए, दीर्घ होना चाहिए। तो शुरुआत हमने ई ले लिया, दीर्घ ई ले लिया। उसके बाद ये जो ऊ है ये क्या हरस ऊ है तो ये तो लेंगे नहीं। उसके बाद जो है दीर्घ ऊ है ये भी आ जाएगा। उसके जस्ट बाद ए, ये भी क्या था, दीर्घ में ही आता है, दीर्घ स्वर में आता है, ठीक है। तो क्रम के अनुसार जो है ऐसा शुरुआत करेंगे छठे वर्ण से, ठीक है, ये क्रम दे दिया गया है स्वर वर्ण का। उनमें जो छठे वर्ण से प्रारंभ करके शुरुआत के जो तीन दीर्घ स्वर होंगे, ऐसे तीन दीर्घ स्वर्णों का यदि द्विवचो यानी द्विवचनांत हो, द्विवचन में ये इनसे बना कोई पद हो तो ऐसे पद भी क्या कहलाते हैं, प्रगृह्य संज्ञा कहलाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्पष्ट रूप से, देखो बृहस्पति, इंद्र, वायु, विरूप, ये सभी क्या है, इसका ये किस वचन में दिखाई दे रहा है, या फिर मुनि, साधु, ठीक है। हाँ, बताओ ये सभी जो पद दिख रहा है किस वचन में है? बताओ किस पद में ये सभी पद दिख रहे हैं आप लोग को? दीर्घ ये वर्ण में द्विवचन में विरूपे हाँ, ठीक है, यानी इस सब में क्या है, दीर्घ ई आ रहा है, द्विवचन में है। वायु, इसमें भी जो है ऊ की मात्रा है, द्विवचन में प्रयोग किया गया। विरूपे ए की मात्रा, ये भी क्या है, द्विवचन में प्रयोग किया गया, या फिर मुनि, ठीक है, ये भी जो है दीर्घ ई है, द्विवचनांत है, साधु है, ठीक है। इन सभी पदों की क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा। यानी आपको क्या देखना है, कोई भी पद हो, चाहे इकारांत हो, उकारांत हो या एकारांत हो, यदि इनसे बना हुआ कोई पद है, यदि वो द्विवचन में प्रयोग किया गया है तभी वो क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा। और इसी बात को जो है वो पाणिनि अष्टाध्यायी में भी इति द्विवचनम प्रगृह्यम इस तरह से उस सूत्र में कहते हैं। तो इससे शॉर्ट फॉर्म में जो है पाणिनि जी ने प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये सूत्र भी याद रखिएगा कि स्वर वर्ण के क्रम में, यानी ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार जो स्वर वर्णों का क्रम है, उन क्रम में जो छठा वर्ण होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दीर्घ ई है, छठे वर्ण से प्रारंभ करके आने वाले जो भी तीन स्वर वर्ण होना चाहिए ऐसा जो दीर्घ हो, ठीक है। छठा वर्ण से प्रारंभ करके जो तीन स्वर वर्ण आएंगे वो क्या हो जाएंगे, तीन स्वर वर्णों का द्विवचन वाला जो पद होगा वो क्या हो जाती है, प्रगृह्य संज्ञा। समझ में आया? कहीं कोई समस्या इसमें? भैया समझ आ गया है। सूत्र याद करो। देख लो जल्दी से। सर यहाँ पे पष्टा होगा या षष्ठा होगा? यहाँ पे वो फास्ट जो शब्द है यह पष्टा दयष्ट लिखा है। सस्ता सस्ता है, सस्ता नहीं सा है। प है यहाँ पे सर। कोई-
हो गया याद? जी भैया। चलो सुनाओ। जी भैया। षष्ठाद्रयाश्च द्विवचनान्त भाजस्त्रयोः दीर्घः। बहुत सुंदर। हाँ सिंपल बताओ। षष्ठाद्यश्च द्विवचनान्त भाजसंयो दीर्घः। हाँ कामनी, याद हो गया? कामनी, चलो देखो यहाँ पे। हाँ कामनी सुनाओ। सर ये अच्छे से भी नहीं याद हुआ। षष्ठात् द्विवचनों ये भाज तो स्त्रे, यही कोशिश करते हैं कि यही याद हो जाए। ठीक है। हाँ देखो ये जो सूत्र है ये कहता है कि यदि किसी पद में, ठीक है, समास युक्त कोई पद हो, हाँ समास युक्त पद हो, ठीक है, और अपूर्व पदांत ग्रस्त, ठीक है, तो दो या दो से अधिक समास के लिए पद चाहिए। ठीक है। उसमें पहला पद यदि ओकार है, ठीक है, कंडीशन क्या कह रहा है कि समास युक्त पदों में जो पूर्व पद है, ठीक है, पूर्व पद में यदि ओकार की मात्रा आ रही है तो वो प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। प्रगृह्य संज्ञा कौन सी होती है? समास युक्त पदों में, ठीक है, समास युक्त पदों में क्या होना चाहिए? बाद वाला जो पद होगा, ठीक है, तो बाद वाले पद में यदि ओकार की मात्रा आ रही है, ठीक है, तो उसकी क्या हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा अवश्य होती है। लगता है ये एक, देखो यहाँ ये सूत्र कह रहा है आपको कि किसी भी समास युक्त पदों में दो पद चाहिए कम से कम। देखो बच्चा, समास युक्त पद ऐसा होना चाहिए, ठीक है, देखो यदि प्रथम, ये मान लीजिए प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ठीक है, दो पद कम से कम चाहिए। प्रथम पद में यदि ओ की मात्रा है, कोई कोई पद ऐसा है जो ओ की मात्रा से युक्त है, तो प्रथम पद वाला जो है कभी भी जो है प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। ठीक है। लेकिन वही बात यदि दूसरे पद पे ओ की मात्रा लगा हुआ है तो वो प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखते हैं यहाँ का, ठीक है, ये है दो पद है, ये है और जो, तो ये जो दूसरा पद है ये क्या है? ओ की मात्रा से युक्त है। ठीक है। पूर्व पद में जो है ओ की मात्रा जो है नहीं है। तो बाद वाला पद में जो है दो या दो से अधिक पद किसी समासयुक्त पद में विग्रह करने के बाद दो पद आ रहे हैं, तो दूसरे वाले पद पे यदि ओ की मात्रा है तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर पहले वाले पद पे अगर ओ की मात्रा है उसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। जैसे यहाँ पे गोपति शब्द है, तो गोपति शब्द में पहला पद क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? वो बताओ। दिखाई दे रहा है, ओ की मात्रा दिखती है ओ की भैया मात्रा पहले दिख पद रही है। में। तो पहला पद में यदि ओ की मात्रा दिखाई दे रहा है तो वो प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। ठीक है। प्रगृह्य संज्ञा होने के लिए जो है समास युक्त पदों की प्रगृह्य संज्ञा तभी होती है जब उसके दूसरे पद पे, ठीक है, ओ की मात्रा होगी, तभी जो है क्या हो जाएगी? वो प्रगृह्य संज्ञा होगी। अब जैसे ये शब्द है गविष्ठय, जब समास विग्रह करोगे तो गो इष्टया, गो प्लस इष्टया, आज क्या हो गया इसको कैसे काम गो प्लस इष्ट, ठीक है। तो इसमें जो पहला पद क्या आ रहा है? गविष्ठ का जो है समास विग्रह करते हैं तो गो प्लस इष्ट, तो पहला पद ओ की मात्रा आ रहा है, तो क्या समास विग्रह में जो पहला पद होता है यदि वो ओ की मात्रा से युक्त है तो वो विग्रह, वो प्रगृह्य संज्ञा होगी या नहीं होगी? बताओ। नहीं होगी भैया प्रज्ञा संज्ञा, क्योंकि ओ की नहीं मात्रा होगी पहले सर। पद में आ रही है। ठीक है।
तो ये अपूर्व पदांत का ये कहता है कि अपूर्व वाला पद जो है, यानी उससे पहले वाला अपूर्व, ठीक है, यानी प्रथम जो पद होगा, यदि वो ओ की मात्रा से युक्त है तो वो कभी भी जो है प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। कंडीशन क्या कहता है? जस्ट बाद वाला, यानी दूसरा पद जो यदि ओ की मात्रा से युक्त है, ठीक है, तो वो अवश्य रूप से जो है प्रगृह्य संज्ञा हो सकते हैं। लेकिन अपूर्व वाला पहला वाला जो पद है, यदि वो ओ की मात्रा से अंत हो रहा है, तो ऐसा पद जो है कभी भी जो है समास युक्त ऐसा पद कभी भी जो है प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। इसके लिए कंडीशन क्या है? दूसरा जो पद है ओ की मात्रा से युक्त होना चाहिए, यही इसका भाव है। अभी तक हमने प्रगृह्य संज्ञा से संबंधित कुल जो है 5 सूत्र पढ़ लिए। एक तो ये देखा ओकार आमंत्रिता प्रगृह्य, फिर हमने देखा पाणिनि अष्टाध्याय में क्या है, फिर पदम च अन्यः देख लिया, उसके बाद जो है अपूर्व पदांत देख लिया, ठीक है, उसका जो है हमने अष्टाध्यायश्च द्विवचो अंत भाजस्त्रयो दीर्घ, यहाँ तक जो है प्रगृह्य संज्ञा से संबंधित सूत्र हमने देख लिया। याद हो गया सबको? बोलो बच्चा लोग। एक और सूत्र जो है प्रगृह्य संज्ञा, इस सूत्र के द्वारा भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ये कहते हैं कि किसी भी पद में या कहीं भी ये अस्मे, युष्मे, त्वे और अमी, ये यदि प्रयोग किया गया है, ये भी पद क्या कहलाते हैं? प्रगृह्य संज्ञा कहलाती है। ठीक है, यानी इन चार पदों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। अब चलो, क्लियर है ये चीजें? बहुत सिंपल है ये वाला सूत्र। हाँ बताओ, क्लियर है? जी सर, जी भैया। याद हो गया? तो टोटल हमने प्रगृह्य सर। संज्ञा संबंधी सूत्र कौन कौन सा पढ़ लिया? किसे याद हुआ पूर्ण रूप से? मैं बताऊँ कौन कौन सा पढ़ा है अभी हमने? हाँ बताओ। ओकार अमंत्रिजा प्रज्ञा, इसमें जो संबोधन के साथ ओकार शब्द प्रयोग होगा। दूसरा आपने ये है प्रतिसाख्य के अनुसार। फिर है इदुदेद द्विवचनम प्रज्ञेय, अष्टाध्याय पाणिनि के अष्टाध्याय के अनुसार है। इसमें बताया था इकार उकार और एकार, ऐसा पद जिनके अंत में इकार उकार हो और वो द्विवचनांत हो, वो भी प्राज्ञ संज्ञा कहलाएंगे। फिर है पदम चान्य, पदम चान्य ये है। और फिर इसके बाद है अपूर्व पदांत ग्रश्च, ये अभी आपने बताया था कि पूर्व का जो पद होता है उसे छोड़ के जो उसके बाद वाला पद होता है उसमें ओकार आएगा, तब ये इसमें प्राज्ञ संज्ञा होगी। अगर पहले वाले में तो उसमें प्राज्ञ संज्ञा नहीं होगी। फिर है षष्ठाद्रयश्च द्विवचनांत भाजस्त्रयो दीर्घा, तो इसमें बताया था कि जो अ से लेकर मतलब जो भी ये शब्द हैं हमारे, एक तरीके से स्वर हैं जितने भी, तो उसमें जो भी स्वर वर्ण जितने भी हमारे, उसमें जो छठा, जो हम छठे पे जाएंगे काउंटिंग करने पे, जो छठा वर्ण होगा उसके आगे से दीर्घ होने चाहिए 3 वर्ण। और फिर दूसरी कंडीशन ये वो द्विवचनांत पद के साथ प्रयोग होना चाहिए, तब वो प्रज्ञा संज्ञा कहलाएगी। इसका आपने उदाहरण भी बताया था, जैसे कि विरूपे, तो इसमें विरूपे द्विवचनांत भी और इसमें बड़े एक ही मात्रा भी आ रही है। फिर उसके बाद अभी आपने बताया था मैं अस्मे युष्मे त्वय अमी च प्रज्ञम, जहाँ पे अस्मे युष्मे त्वय में और अमी ये शब्द आ रहे हो तो समझ लेंगे हम कि ये प्राज्ञ संज्ञा हो रही है इसकी भी। चलो बहुत ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने प्रगृह्य संज्ञा संबंधी सूत्र पढ़ लिया प्रतिसाख्य के अनुसार, और अच्छे से आप लोग सूत्र भी याद रखें। ठीक है, उससे पहले हमने यम वर्ण से संबंधित सूत्र देखा। ठीक है, फिर हमने संयोग क्या होता है, रक्त संज्ञा क्या होती है, फिर उसके बाद हमने सभी लाल क्लियर छोड़ रखा है। उसके बाद हमने तोष्म वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है, ठीक है, स्वर वर्ण कुल कितने हैं, संदेक्षर क्या है और समनाक्षर क्या है, यहाँ तक देखा। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? हाँ बच्चा लोग बताओ। नहीं भैया, याद हो गया सबको? समझ में आया? चलो क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? जी सर क्लियर। चलो अगला एक सूत्र आता है रिफित संज्ञा। नाम सुना है आप लोगों ने कभी? पहली बार सुन रहे होंगे ये तो। बताओ। हाँ सिद्धार्थ पढ़ो इसको। उष्मा रेफी पंचमी नाभि पूर्व। हाँ, अब इसमें 2 शब्द आ रहे हैं। ठीक है, एक तो रेफी
फिर एक है उसमें एक है नामी पूर्व, नामी स्वर। तो विभिन्न संज्ञा को समझने के लिए आपको उसमें वर्ण आना चाहिए कि रिक्त प्रातिशाख्य में उसमें वर्ण कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नामी स्वर क्या होता है, ठीक है, तभी आप विभिन्न संज्ञा समझ पाएंगे। तो पहले बताओ कि उसमें वर्ण जो है रिक्त प्रातिशाख्य के अनुसार क्या कौन कौन सा होता है। उसमें वर्ण आपने पहले भी पढ़ा ही है। हाँ चलो बताओ। हा, शा, 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 आहा, का और पा। हाँ, ये सभी क्या होते हैं, उसमें वर्ण होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है नामी पूर्व, नामी स्वर क्या होता है। हाँ बोलो। सर ये 8 होते हैं ना, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 60 है शायद, 60 ऐसे कर करके। हाँ, 8 8, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे एक तो उसमें वर्ण ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आता है नामी स्वर। तो देखो यहाँ पे नामी स्वर क्या होता है। देखो जो आपने जो स्वर पढ़ा था पूरा, ठीक है, स्वर वर्ण कितने हैं टोटल रिक्त प्रातिशाख्य के अनुसार। हाँ बताओ। 8 है सर यहाँ पे। स्वर वर्ण उसमें टोटल स्वर 12 है वर्ण सर। 12 है ना। इसे आपने ये चीज फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना, जब हम लोग फर्स्ट क्लास में देख रहे थे संध्याक्षर क्या है, स्वर्णाक्षर क्या है, उसी क्रम में वही हमने ना, आ ई उ री री वाला। यहाँ पे कुल स्वर यहाँ पे हमने देखा था ना। इसी प्रकार से नामी स्वर क्या होता है कि शुरुआत का जो दो अ और आ है, देखो यहाँ पे, और आ को छोड़कर शेष जो 10 स्वर हैं, ठीक है, वो ये सभी क्या हो जाते हैं, नामी स्वर हो जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा नामी स्वर कौन से हैं कि और आ को छोड़कर जो शेष 10 जो वर्ण दिख रहे हैं आप लोग को, वो सभी क्या है आपके नामी स्वर है, ठीक है। यानी उसमें वर्ण हमने देख लिया, समझ लिया, फिर नामी स्वर। इन दोनों को डाउट अभी तक। नो बताओ, सर। है ना। अब देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रिफित संज्ञा किसकी होती है, तो जो भी पंचम वर्ण होगा, क्या होगा, देखो सूत्र क्या कहता है अब कि उस्मा रेफी पंचमो नामी पूर्व, ठीक है। यानी कोई न कोई ऐसा किसी भी पद में, ठीक है, जो भी उसमें वर्ण हो, ठीक है, उसमें वर्ण से जस्ट पूर्व में, ठीक है, नामी स्वर पूर्व में हो तो, ठीक है, तो जो भी पंचम तो उसमें वर्ण होगा, पंचम उसमें वर्ण इसमें कौन सा है, बताओ। आ है सर। अनुस्वार वाला आ। अनुस्वार है वाला, ठीक है, विसर्ग वाला होगा फिर तो ये। अनुस्वार, ठीक है। जो भी पंचम उस वर्ण है, ठीक है, उससे जस्ट पूर्व क्या होना चाहिए, कोई ना कोई नामी स्वर, तभी जो है वो क्या कहलाएगा, लिखित संज्ञा कहलाएगा। जैसे अग्निपद देख लीजिए, अग्निपद में नामी स्वर कौन सा है, अग्निपद में, देखो यहाँ पे अग्निपद बताओ, अग्निपद में उसमें वर्ण कौन सा है। हम्म ये ना ना के पास जो है, ये वाला, हाँ, लास्ट ये अंग विसर्ग वाला। हाँ। विसर्ग जो है, विसर्ग से पहले कोई नामी स्वर दिख रहा है आपको। हम्म ई। विस- हाँ, यानी ग में जो ई की मात्रा है, ठीक है, यानी नामी स्वर होना चाहिए, ये हर्ष ई की मात्रा इसमें है, ठीक है। यानी विसर्ग से पहले, यानी जो भी पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण उस वर्ण में पंचम वर्ण क्या आता है, हमेशा विसर्ग आता है, यानी अह जो है शब्द, ठीक है, यानी विसर्ग युक्त ऐसा पद, ठीक है,
जिसके जस्ट पहले कोई ना कोई नामी स्वर हो तो उस पद की क्या हो जाती है, रिफित संज्ञा हो जाती है। कंडीशन क्या है कि लास्ट में विसर्ग होना चाहिए, ठीक है, यानी कोई ना कोई जो उसमें वर्ण है, पंचम उसमें वर्ण होना चाहिए। पंचम उसमें वर्ण क्या है, अंग अह, ठीक है, विसर्ग वाला। ये विसर्ग से जस्ट पहले इनमें से कोई ना कोई 10 नामी स्वरों में से कोई एक जो है स्वर का मात्रा लगा होना चाहिए। जैसे अग्निपद है, ठीक है, अग्निपद में विसर्ग है, विसर्ग क्या है, ये उसमें वर्ण है, और विसर्ग से पहले जस्ट पहले क्या है, जहाँ पे ई की मात्रा है, ठीक है, ना पे ई की मात्रा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ऐसा पद जो है नामी स्वर से युक्त है और विसर्ग भी है, तो ये पद क्या कहलाएंगे, आपके रिफित संज्ञा। जैसे और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे ऐसा कोई पद बताएं जिसमें नामी स्वर लास्ट विसर्ग से जस्ट पहले दिखाई दे रहा हो। जैसे शक्ति है, शक्ति में जो विसर्ग लग रहा है इसमें है या नहीं है, बताओ। हम्म बताओ, ये ये रिफित संज्ञा हो सकती है तो क्यों है, भैया हाँ सर। हो जाएगी भैया। हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि जो है विसर्ग से जस्ट पहले जो है ई की मात्रा आ रहा है, ई आ रहा है, ई क्या है, नामी स्वर है। और रिफित संज्ञा होने के लिए क्या होना चाहिए, विसर्ग से जस्ट पहले क्या होना चाहिए, इन नामी स्वरों से कोई युक्त कोई पद विशेष, कोई अक्षर विशेष होना चाहिए, तभी जो है वो आप रिफित संज्ञा कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, रिफित संज्ञा का डेफिनेशन ध्यान रखना है। भक्ति भी तो, हाँ, सर भक्ति भी तो होगा ना। भक्ति भी हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, उष्मा रेफी पंचमो नामी पूर्व, यानी जो भी पंचम उष्मा वर्ण होगा उससे जस्ट पहले पूर्व में क्या लगा होना चाहिए, नामी, नामी स्वर हो, तो ऐसा जो है उष्मा वर्ण या पद जो है रेफित संज्ञा कहलाता है या रिफित संज्ञा कहलाता है। ठीक है, सूत्र कैसे पूछा जाएगा, पूरा डेफिनेशन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये जो है डेफिनेशन किस इस डेफिनेशन के द्वारा किसकी संज्ञा होती। ठीक है बच्चा लोग, तो आपको उसमें वर्ण भी पता होना चाहिए और नामी स्वर भी पता होना चाहिए, नामी स्वर क्या है, उनकी संख्या कुल कितनी। बताओ बच्चा लोग, क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या। हम्म एक समस्या है मेरे को क्या है, बता बता। भैया, जैसे कि हम इसमें ऊष्म वर्ण का 5वां वर्ण देख रहे हैं, है श श, फिर उसके बाद आ से अनार वाला है, तो उसमें वो विसर्ग कहाँ। विसर्ग बोला है, स्प्लिंट है यहाँ पे। ठीक है भैया। हाँ, तो रिफित जैसे कि प्रगीय संज्ञा से संबंधित आपने बहुत सारे सूत्र देखा यहाँ पे, तो वैसा ही यहाँ पे रिफित संज्ञा से संबंधित और भी सूत्र हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही सूत्र, प्रगीय संज्ञा संबंधित आपने 5-6 सूत्र पढ़ा, उसी प्रकार से रिफित संज्ञा संबंधित जो पद हैं, सूत्र हैं और भी हैं। जैसे अगला जो सूत्र है, इससे पहले जो आपने ये जो है उष्म वर्ण और नामी स्वर से संबंधित सूत्र देखा था, जो जिसके द्वारा रिफित संज्ञा होती है या रेफित संज्ञा, उसी प्रकार से एक और सूत्र आता है, ये जो देख रहे हो यहाँ पे, चलो इसको पढ़ो निधि। अंतो दात मंतः। हाँ, यानी कोई अंत पद हो, अंतः पद हो, ठीक है, और वो अंतो उदात हो। अंतो उदात का मतलब क्या होता है, बताओ। अंतो उदात, आदि उदात, ठीक है, द्वि उदात, क्या समझते हो। हम्म अंत में उदात स्वर हो, और उदात स्वर का चिन्ह कैसा होता है, पे नीचे लाइन होती है। गलत बता रहे हो। हम्म बताओ बच्चा लोग। उदात का तत्व का चिन्ह क्या है? उच्च उदात्त, नीच अनुदात्त और समाहार सरिता। हाँ, तो बताओ इसमें कि उदात का चिन्ह क्या होता है, उदात का चिन्ह होता है नहीं होता है, ये भी बताओ। हम्म देखो ध्यान रखना, जो उदात है क्या होता है,
उदात का कोई चिन्ह नहीं होता है, अनुदात के नीचे एक पड़ी रेखा होती है और त्वरित जो है एक जो है खड़ी रेखा होती है, ठीक है। वो क्या हो जाता है आपका उदात का, उदात अनुदात और त्वरित का चिन्ह होता है, ठीक है। इसका कोई चिन्ह नहीं होगा, ठीक है। अनुदात के नीचे पड़ी रेखा होगी, त्वरित के इस तरह से खड़ी रेखा होती है, ठीक है बच्चा। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी पद में या किसी भी मंत्र विशेष में अंत पद हो और अंत पद के लास्ट में उदात चिन्ह हो, उदात चिन्ह का मतलब वहां पे कोई चिन्ह ना हो, तो ऐसा पद भी क्या कहलाता है, रेफित संज्ञा कहलाता है। जैसे ये एक मंत्र है, इसमें बताओ कि अंत पद कहाँ दिख रहा है आपको? बताओ कहाँ दिख रहा है अंत पद? स्टार्टिंग में अंता हाँ, अंता संधि विच्छेद करोगे तो र जो है विस्तार में कन्वर्ट हो जाएगा, और त पे कोई चिन्ह लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, बताओ। त पे उदात अनुदात और स्वरित किसका चिन्ह लगा हुआ है, बताओ। उदात का चिन्ह लगा है। हाँ है ना, उदात का चिन्ह। हाँ, तो यही क्या करे, अंतो उदात, लास्ट में उदात का चिन्ह लगा हो, ठीक है। ऐसा अंत पद जब संधि विच्छेद करोगे ना, तो यहाँ पे अंत, ठीक है, इच्छन्ति इस तरह से तम, इस तरह से करे होगा। यहाँ पे अनुदात का चिन्ह, अतः पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये उदात का चिन्ह है। और सूत्र कहता है अंतोदातम अंत, यानी अंत पद हो, लेकिन वो पद कैसा होना चाहिए, अंतो उदात, यानी उदात पद से युक्त होना चाहिए, यानी अंतिम अक्षर जो है उस पर उदात का चिन्ह लगा होना चाहिए। और उदात का चिन्ह का पहचान क्या है, उस पर कोई चिन्ह नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा अंत पद क्या हो जाएगा, रेफित संज्ञा कहलाई, ठीक है। चलो नीचे वाला आप मंत्र देख रहे हो, ये अंत पद यहाँ पे उदात क्यों, ये रिफित संज्ञा क्यों नहीं हुआ, बताओ। क्योंकि भैया इससे पहले वाले में हाँ बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे भी अंत पद है, लेकिन यहाँ पे ये रिफित संज्ञा क्यों नहीं हुआ इस मंत्र में? सर यहाँ पे स्वरित स्वर का चिन्ह है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अंतिम जो पद है इस पे उदात का चिन्ह नहीं लगा हुआ, किसका चिन्ह लगा हुआ है, स्वरित का चिन्ह लगा हुआ है। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अंत पद जो है रिफित संज्ञा नहीं होगा। अंत पद की रिफित संज्ञा होने के लिए कंडीशन क्या है, वो अंत उदात होना चाहिए, अंतिम पद जो है उदात से युक्त, अंतिम अक्षर जो है उदात से युक्त होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन समझ में आया, सूत्र समझ में आया? हाँ बच्चा लोग बताओ, कहीं कोई समस्या? समझ आ गया, समझ में आ गया। तो कल फिर हम लोग इसके बाद का जो सूत्र विशेष है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे कि रिफित संज्ञा से संबंधित और सूत्र क्या है। बहुत सारे इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। 11 12 13 मतलब काफी है, 17 18 है, ठीक है। तो 17 18 जो है टोटल रिफित संज्ञा से संबंधित सूत्र है यहाँ पे, हर सूत्र आपको याद रखना है। तो कल हम लोग रिफित संज्ञा कंप्लीट करते हैं। जैसे रिफित संज्ञा कंप्लीट हो जाएगा तो कल फिर हम लोग ये जो स्वर भक्ति है ये कंप्लीट करके आपका रिक्ताति शाखे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। इसमें क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा सभी सूत्रों को याद रखना है, ठीक है। सूत्र याद रखोगे। एक बात हाँ पूछो पूछो। सर